1943 में इंडिया ने सफर किया दुनिया का सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड किया हुआ फूड क्राइसिस, जिसको कि पॉपुलरली बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम लोग बंगाल का अकाल भी बोलते हैं। ये एक ऐसा अकाल था जिसमें 4 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने, यानी कि 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान को गंवाया था केवल भूखमरी के चलते। सरकार को यह भली भांति मालूम था कि अगर उन्होंने हंगर को एड्रेस नहीं किया तो और भी लोगों की जान यहां पे जा सकती है। इसी के चलते सरकार ने कोशिश शुरू कर दी कि इंडिया में जो फार्मिंग एरियाज हैं, जहां जहां पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उसको एक्सपैंड किया जाए। उसका जो फोकस है उसके ऊपर सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। यह सरकार करती रही ऑलमोस्ट 20-22 साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इंडिया ने रियलाइज किया कि जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो असल में फूड प्रोडक्शन के ग्रोथ रेट से बहुत ज़्यादा है, और जो करंट हमारा फूड प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट है वो बढ़ती आबादी को सस्टेन नहीं कर सकता। और जैसा कि नॉर्मली कहा जाता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वहीं से जन्म हुआ द आइडिया ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के इतिहास का वो समय माना जाता है जिस टाइम पे जो हमारा भारत का कृषि का पूरा क्षेत्र था वो एक ऐसे सिस्टम में बदला जिसमें कि हमने नए नए मॉडर्न मेथड्स को अपनाना शुरू किया, नई नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटीज हुई, फार्म मैकेनाइजेशन के तौर पे ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जैसी चीज़ों का भी हमने इस्तेमाल होता हुआ देखा। इसका नतीजा क्या हुआ? इसी हरित क्रांति के बदौलत भारत का जो स्टेटस था वो 10 सालों में बदल गया, फ्रॉम अ फूड डेफिशिएंट कंट्री टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशंस। आज के टाइम पे भारत का जो टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, आई थिंक वो अपने आप में एक प्रमाण है जो कि बताता है कि इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर नेशंस माना जाता है। तो दोस्तों, इस आने वाले इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही सिंपल से टॉपिक की, जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इवन हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाई जाती हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूँगा कि पाथफाइंडर आपके लिए लेकर आया है उड़ान बैच, जिसमें कि हम लोग आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की संपूर्ण तैयारी घर बैठे बैठे करवा रहे हैं, जिसमें कि 900 से भी अधिक घंटे की जो क्लासेज हैं वो अवेलेबल होंगी। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच में अवेलेबल करवाई जाएगी, एंड साथ में आपको इसमें मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए इस बैच में एनरोल कीजिए। आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं मात्र 8,420 रुपये में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो ऑफर है ये केवल कल तक ही वैलिड है, यानी कि 15 अगस्त को ये वाला ऑफर समाप्त हो जाएगा और फिर आपको इतना डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। इसी बैच में मेरे द्वारा आपके लिए लिया जाएगा कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम लोग स्पेस टेक, डिफेंस टेक, बायोटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाकी जितने भी एमर्जिंग साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग इस बैच में कवर करने वाले हैं। ये वाला जो आपका क्लासेस हैं ये भी 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाली हैं। यदि आप ऑप्शनल के साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, पीएसआईआर जैसे ऑप्शनल्स भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आप कॉम्बो परचेज करते हैं तो मात्र 14,300 रुपये में आप इस कॉम्बो को परचेज कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी सो दैट आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जा सकें। एक इंटरेस्टिंग हम लोग चीज लेकर आए हैं हमने सभी पाथफाइंडर के बच्चों के लिए, दैट इज योर पाथफाइंडर पास, जिसमें कि आपको पाथफाइंडर की जितनी भी ऑफरिंग्स जो ऑलरेडी हैं और जो नई ऑफरिंग्स आने वाली हैं वो सभी की सभी चीजें अवेलेबल होंगी मात्र 20,000 रुपये में, अगर आप लोग इस पास को परचेज करते हैं। इसमें आपको सभी ऑप्शनल्स, सारे जीएस और बाकी जितनी भी नई नई चीज़ें हम लोग लेकर आने वाले हैं वो सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। ये पास आपके लिए 2 साल तक अवेलेबल होगा। अगर आपने इसको एनरोल करना है तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के थोड़े इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इतिहास है वो असल में भारत में शुरू नहीं हुआ था। इसका इतिहास शुरू हुआ था इन अमेरिका। अमेरिका में एक अमेरिका के एग्रोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, जिनका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
1960s में इन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। इनका जो ये इनिशिएटिव था, इनका बेसिक मुद्दा ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरीके से फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इनका जो ये इनिशिएटिव था, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतने ज़्यादा कंट्रीज में इसको एक्सेप्ट किया गया कि 1970 में बल्कि इनको इनके काम के लिए नोबेल पीस प्राइज भी इनको अवार्ड किया गया फॉर हिज वर्क इन डेवलपिंग द हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट। इनफैक्ट मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि इनका जो काम था वो मेनली व्हीट के ऊपर फोकस था, इसीलिए कभी कभार ग्रीन रेवोल्यूशन को केवल व्हीट रेवोल्यूशन का नाम भी दे दिया जाता है। अनडाउटेडली बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सो भारत में आइडिया लाने वाले तो नॉर्मन बोरलॉग ही थे, लेकिन उस आइडिया को भारत में इंप्लीमेंट करने वाले थे एमएस स्वामीनाथन, और इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। अगर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो वैसे तो इसमें बेसिक एलिमेंट्स कई सारे आते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रोमिनेंट जो इसका बेसिक एलिमेंट है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनको कि हम लोग HYV सीड्स के नाम से भी जानते हैं। ये वाली जो सीड्स थी ये इस प्रकार के बीज थे जो कि इंसेक्ट्स को रेजिस्टेंट थे, जो कि डिजीजेस को रेजिस्टेंट थे, और इनकी जो यील्डिंग कैपेसिटी थी जैसा कि इसका नाम है वो भी काफी ज्यादा था। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई जो आपका नॉर्मल सीड है उसको उगने में लेट से 180 या फिर 190 दिन लग जाते थे, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के केस में आपको उस सीड को उगने में 120 या फिर 130 दिन लगते थे। उसके साथ में एडेड बेनिफिट ये था कि उसके ऊपर कीड़ा नहीं लगता था, उसके ऊपर बीमारियां नहीं लगती थी, तो इफेक्टिवली जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन थी और जो आपकी ओवरऑल यील्ड थी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के चलते हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि HYV सीड्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एलिमेंट माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ये सीड्स बेटर क्वालिटी की होती हैं एंड दे आर अ बेटर ऑप्शन फॉर सरप्लस एंड हेल्दी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। जब इसको लाया गया था उस टाइम पे मेनली ये गेहूं और चावल के लिए लाए गए थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारा जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च है, पॉपुलरली कॉल्ड एज ICAR, उसके द्वारा अलग अलग एरियाज में नए नए स्ट्रेन्स को डेवलप कर लिया गया है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के, और ऑलमोस्ट मल्टीपल क्रॉप्स की हमारे पास आज HYV सीड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा सरकार ने फोकस किया एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज पे। सरकार को यह मालूम था कि जो बढ़ती डिमांड है उसके चलते हमें फार्मिंग एरियाज को एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, और ये भी जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ही लिया गया था। नंबर 3 पे सरकार ने ऑल्सो फोकस किया डबल क्रॉपिंग सिस्टम पे। इसके पहले क्या हो रहा था कि अभी तक इंडिया में केवल एक ही क्रॉप सीजन माना जाता था, और वो भी वही वाला क्रॉप सीजन जिसमें कि आपको बारिशें देखने को मिलती थी। कहा जाता था कि अगर बारिश हो रही है वही सीजन आपका क्रॉपिंग सीजन होगा, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते डबल क्रॉपिंग सिस्टम का हमें इनिशिएटिव देखने को मिला, जिसमें कि ये तय किया गया कि अब से भारत में 2 क्रॉप सीजन होंगे, यानी कि नॉन रेनी सीजन में भी हम लोग क्रॉप्स को बीजने वाले हैं। वहां पे पानी का जो प्रोविजन था वो लाने के लिए सरकार लेकर आई नए नए डैम्स को और नए नए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को। अलग अलग तरह के डैम्स को बनाया गया जिसको कि उस टाइम पे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता था, एंड नई नई तरीके की जो तकनीकें थी इरिगेशन के एरिया में, सिंचाई के एरिया में, उनको अडॉप्ट करना शुरू किया गया, जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन हुआ, ड्रिप इरिगेशन हुआ। इन सब तरह की टेक्निक्स को लाया जाना भी शुरू कर दिया गया था। ये सारी की सारी चीजों के चलते हमें देखने को मिला कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा बेहतर थे। सबसे पहले क्रॉप प्रोड्यूस की बात करें तो क्रॉप प्रोड्यूस में जो हमारा ग्रेन आउटपुट था ये बढ़ते बढ़ाते 131 मिलियन टन पे पहुंच चुका था इन द ईयर 1978-79, एंड इस नंबर को टच करते सार ही इंडिया बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमने जब इतना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था तो हमारा जो डिपेंडेंस था दूसरे देशों पे फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करने के लिए, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। बल्कि एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि इंडिया अपनी फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट भी कर सकता था। अगर हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो हमारे फार्मर्स को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ, बिकॉज उनका जो लेवल ऑफ इनकम था वो भी यहाँ से सब्सटेंशियली काफ़ी बढ़ चुका था। इतना ही नहीं बल्कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि वैसे तो
एग्रीकल्चर के एरिया में क्रांति थी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था ये हमारे इंडस्ट्रीज पर भी काफी देखने को मिला। बिकॉज जो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें देखने को मिली, इसमें क्या कुछ हुआ, नई नई तरह के मशीनों की डिमांड बढ़ गई। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइंस, डीजल इंजन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंपिंग सेट्स वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने केवल एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए ही रोजगार नहीं लेकर आई, बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी रोजगार को ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा ही लाया गया। बिकॉज बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का निर्माण भी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के समय ही देखने को मिला था। इनफैक्ट हम लोग ये तक कह सकते हैं कि आज की डेट में इंडिया में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का हमें इतना बड़ा बेस देखने को मिलता है, इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से ही हुई थी। सो थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आज के डेट में फ्लरिश कर रही हैं। सो देयर आर वेरियस पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया आज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बन चुका है। नाउ देखिए, इसके कुछ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थे। कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते फर्टिलाइजर का यूजेज बहुत बढ़ चुका था, केमिकल फर्टिलाइजर का यूजेज बहुत बढ़ चुका था, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होना, उसके बाद सॉइल पोल्यूशन होना, ये सब तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन नेवरदलेस इस चीज को हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं दैट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ मेजर अचीवमेंट फॉर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड स्पेशली इंडिया, बिकॉज इसी के चलते इंडिया में हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इनफैक्ट सरकार ने जो इसकी कमियां थी उसको पूरा करने के लिए भी बहुत सारे कदम लिए, जिसमें एक विशेष कदम था एवरग्रीन रेवोल्यूशन का। इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन को भी लीड करने वाले जो इंसान थे दैट वाज डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने यही कहा कि जो भी हमें एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, अब हमें उनको ठीक करना है। और यहीं से आइडियाज सामने आने लगे कि किस तरीके से हम लोग कृषि के क्षेत्र में बेटर एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चर को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। प्रोडक्शन को नीचे लाए बगैर हम लोग किस तरीके से एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, यहीं से आइडियाज आने लगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के, ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उसके बाद नए नए तरह के माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं एवरग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। वीडियो कैसी लगी हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। और भी हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ऑन दिस ओकेजन ऑफ द 77th इंडिपेंडेंस डे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ऑप्शनल्स आप लोग सेपरेटली भी परचेज कर सकते हैं, हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी, PSIR के। और इन ऑप्शनल्स में एनरोल करने के लिए भी आपको जो प्राइस मिल रहा है दैट इज ओनली 8,420 रुपीज। आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल करते हुए इन ऑप्शनल्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।